Hello guys, good morning. Myself Saurabh also started going to teach you polity first chapter and the name is power sharing. And in polity there are many chapters, but first chapter name known as power sharing. So how can we share our power? It means on central level, on state level, and on gram panchayat level. How can we share power? But we differentiate between two countries. First country we will take Belgium and second country we will take Sri Lanka. How can power sharing and how can power sharing is now let's begin. First chapter name is पावर शेयरिंग. इसमें बताया जाएगा कि पावर शेयरिंग एक कंट्री मतलब अगर किसी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या उसको ज्यादा पावर दी जाएगी, किसी की पॉपुलेशन कम है तो क्या उसको ज्यादा पावर दी जाएगी, या फिर पॉपुलेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बल्कि हम माइनॉरिटी का भी ख्याल रख के उसको हम पावर देते हैं. लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में माइनॉरिटी की जनसंख्या ज्यादा है तो क्या हमें उन्हें माइनॉरिटी मानना चाहिए. बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में ये सारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज खत्म हो जाएगा. शुरू करते हैं. बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम यूरोप की एक बहुत छोटा सा देश है. स्मॉलर इन इंडिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा, जो हमारे इंडिया में हरियाणा के इक्वल है. इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस. इसकी जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ शेयर होती है. इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा की आधी पॉपुलेशन के बराबर इस पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. एथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर. एथनिक का मतलब होता है कि सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. ठीक है, एथनिक आपसे वर्ड पूछा जा सकता है तो इसे आप बता सकते हैं. इट मीन्स पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और बोथ. दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी. एथनिक का मतलब होता है कि एक ही देश में रह रहे हैं लेकिन हम अलग अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम एथनिक बोलते हैं. इसमें द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. एथनिक कंडीशन जो है इस छोटे से देश की बहुत डिफरेंट है, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. इस कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज को बोलती है. 40% पीपुल जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं. और बाकी बचे हुए जो 1% लोग हैं वो बेल्जियन बोलते हैं और बेल्जियन में रहते हैं, बेल्जियंस में, और जर्मनी बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं और बाकी जो 20% लोग बचते हैं वो डच लैंग्वेज का यूज करते हैं. इट मीन्स कि क्या बेल्जियम कंट्री में पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा है या ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जा रही है क्या उसे पावर ज्यादा दी जाएगी. आगे हम इसके बारे में जानेंगे. द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. दिया है कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है. ठीक है, दिया है कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसके पास पावर ज्यादा है. दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. और जिनकी पॉपुलेशन कम है डच बोलने वाले की, उनको बहुत सारे राइट जैसे कि एजुकेशन के राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के राइट बहुत बाद में मिले. दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960. 1950 से 60 यानी कि 10 सालों में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज के बीच काफी सारे झगड़े हुए बेल्जियम में, जिसे देखकर पूरी दुनिया ये अंदाजा लगाया कि द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स. ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. ब्रसेल्स में एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली. द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री. डच लोगों की मेजोरिटी जो थी वो कंट्री में कम थी. ओके, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. लेकिन कैपिटल में उनकी संख्या क्या थी? कम थी. लेट अस कंपेयर दिस इज द सिचुएशन इज अनदर कंट्री श्रीलंका. अब श्रीलंका जो है वो एक आइसलैंड नेशन है. मतलब आइसलैंड का होता है चारों तरफ से पानी से क्या घिरा होना. ओके, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु. जो तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब तमिलनाडु हमारी कंट्री का एक रीजन है. तो इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपुल. यहाँ पे 2 करोड़ लोग कम से कम रहते हैं, हरियाणा के बराबर. और दूसरे नेशन की तरह ये भी साउथ एशिया रीजन का है. श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका में भी कई तरह के लोग रहते हैं.
सिंगले लैंग्वेज बोलने वाले लोग 70% है। तमिल स्पीकर्स जो है 18% है। और तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप, तमिल में भी 2 तरह के ग्रुप हैं। एक तमिल जो श्रीलंका के लोग हैं और एक तमिल जो इंडियन तमिल्स हैं, मतलब श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो 13% है एंड द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर। और जो बाकी बचे हैं जो तमिल बोलते हैं उनको चाय की खेती के लिए इंडिया से श्रीलंका अंग्रेज लाए थे, इसलिए इनको इंडियन तमिल बोला जाता था। As you can see from the map, Sri Lanka Tamil are concentrated in the north and the east of the country. श्रीलंकन तमिल जो थे उनकी संख्या नॉर्थ और ईस्ट कंट्री में ज्यादा थी। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट। सिंगली बोलने वाले ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। while most of the Tamils are Hindus, और बाकी तमिल जो थे वो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। About 7% क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन थे जो तमिल और सिंगली दोनों लैंग्वेज का यूज करते थे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। मतलब अगर ऐसी कंडीशन हमारे देश में होती तो क्या होता है। बेल्जियम डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज। डच कम्युनिटी को ज्यादा एडवांटेज मिली हुई थी न्यूमेरिक मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज फर्दर। दिस वुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। और दोनों ही तरह के लोगों, मतलब डच स्पीकिंग और जो लोग फ्रेंच बोलते थे, दोनों ही लोगों ने ब्रसेल्स पर कब्जा करने की कोशिश की। कहां पे? बेल्जियम में। और श्रीलंका में क्या हुआ कि सिंगली कम्युनिटी जो थी वो कई तरह के फायदे उठाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कंट्री में ज्यादा थी और श्रीलंकन तमिल और जो इंडियन तमिल थे इनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई। अब देखिए श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज ए इंडिपेंडेंट। श्रीलंका जो है वो, श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली क्योंकि उसमें भी अंग्रेजों का शासन था। द लीडर्स ऑफ द सिंगलन कम्युनिटी sought to secure dominate over government by virtue of their majority। श्रीलंका में ऐसी गवर्नमेंट थी कि जिस कम्युनिटी की मेजोरिटी ज्यादा थी, यानी कि जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे उसी की गवर्नमेंट होती थी श्रीलंका में। तो सिंगली बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी तो वहां सिंगली लोगों की गवर्नमेंट चलती थी। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटी मेजर टू एस्टैब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। मतलब जो गवर्नमेंट चुनी गई तो सिंगली बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण ज्यादा पावर किसको दी गई? सिंगली पीपुल को दी गई, ठीक है। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड। 1956 में एक एक्ट पास किया गया कि सिंगला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंगली लैंग्वेज जो है वो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ओके। और उसने तमिल लैंग्वेज को दबाना धीरे धीरे क्या शुरू किया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और ये भी हुआ कि फोर्स ने लोगों को गवर्नमेंट फोर्स करने लगी कि अगर आप सिंगली लैंग्वेज जानते हैं तभी आप यूनिवर्सिटी के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बुद्धिज्म को ज्यादा प्रीफर करता था क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे लोग क्या थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil. They felt धीरे धीरे श्रीलंका तमिल्स की हालत खराब होती गई and they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture। और लोगों को ये ऐसा लगा, तमिल स्पीकिंग लोगों को, कि ऐसी कोई भी गवर्नमेंट श्रीलंका में अब या आने वाले समय में बनेगी जो हमारी बातों को या हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश करेगी। उन्होंने उम्मीद छोड़ रखी थी। Sensitive to their language and culture, they felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। उनको ऐसा लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया, या सिंगली लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिससे हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल सकते, तमिल लोगों को डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होगा, हमें जॉब्स नहीं मिल सकते, या दूसरी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिंगली और तमिल लोगों के बीच दूरियां बढ़ती गई। द श्रीलंका तमिल्स लॉन्च पार्टी, श्रीलंकन तमिल ने पार्टी लॉन्च किया, स्ट्रगल किया तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन, ताकि
वो अपने एजुकेशन को बचा सके, जॉब्स को बचा सके, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन बार बार सिंघली लोगों के द्वारा या सिंघली गवर्नमेंट के द्वारा उनकी बातों को दबाए जाने की कोशिश की गई। ओके, तमिल वाज repeatedly denied by 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern part of Sri Lanka। बाद में कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1980 तक तमिल्स को बचाने के लिए बनी और उन्होंने अपने लिए एक अलग स्टेट जिसे तमिल एलम बोला गया उसकी मांग की श्रीलंका के अंदर। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न्ड इनटू ठीक है, और इसकी वजह से सिंघली लोगों के बीच और तमिल लोगों के बीच दूरियां और बढ़ती चली गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। हजारों लोग दोनों कम्युनिटी से जान से मारे गए। मेनी फैमिलीज वेर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। कई सारी फैमिली को रेफ्यूजी बनकर देश छोड़ना पड़ा और कई को जीने के लिए कुछ वहां भी नहीं मिल पाता था। यू हैव रीड इन चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक इन क्लास 10th। इकोनॉमिक्स में ये मैं पढ़ा चुका हूं। ओके, अब देखिए अकोमोडेशन इन बेल्जियम, क्या कंडीशंस थी। बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के लोगों ने एक अलग ही रास्ता चुना। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए 1970 से लेकर 1993 तक कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि सुधार संशोधन लाए और 4 बार ये सुधार किया गया और ये अरेंजमेंट की गई कि इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, सब लोग एक साथ रहे एक देश में। एंड द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। दूसरे देशों की तरह हमारे देश में माइनॉरिटी की इज्जत की जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे देश में माइनॉरिटी है तो मेजोरिटी उस पर शासन करेगा, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चाहे किसी की संख्या कम हो या ज्यादा हो, सब लोग क्या है, इक्वल है। उसी तरह बेल्जियम ने भी ये रूल रेगुलेशन अपनाया है। श्रीलंका की तरह उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे जिनकी संख्या यानी कि माइनॉरिटी में आते हैं जो लोग, उनके अधिकारों का हनन हो या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसे किसी भी तरह के प्रोसेस को वो फेस करें, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। अब देखिए क्या क्या हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम में किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके डच मिनिस्टर्स को और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल हो पार्लियामेंट में, इसके लिए अमेंडमेंट लाया गया। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। हर एक ग्रुप से अगर कोई भी नेता इलेक्ट होकर नहीं आता है तो स्पेशल अथॉरिटी से उस स्पीक मतलब जो दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं उनके एक नेता को अपॉइंट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिव टू स्टेट गवर्नमेंट। कई सारे जो पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के उसे स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती थी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब उन्होंने अमेरिका मॉडल को अपने, अमेरिका में भी ऐसा ही है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर ज्यादा दी गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कम दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होता, वो जो चाहे कर सकता है। ओके, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसेल्स के पास अपनी एक अलग गवर्नमेंट थी। ठीक है, जहां पे डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या इक्वल थी, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स। फ्रेंच पीपुल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन पसंद था ब्रसेल्स में, क्योंकि द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि डच पीपुल ने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच लोगों को इक्वल सपोर्ट किया था, तो वहां पे भी फ्रेंच लोग ने डच लोगों को इक्वल सपोर्ट किया इस स्टेट में। तो ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वहां तीसरे तरह के भी गवर्नमेंट है। हमारे देश में देखते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक तीसरी गवर्नमेंट भी होती है, ग्राम पंचायत जिसे हम लोग कहते हैं, गाँव में और शहरों में जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं वो। ठीक है, तो उसे हम थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तीसरी टाइप की जो गवर्नमेंट थी इसमें उस पर्सन को इलेक्ट किया जाता था जो एक स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इसका मतलब कि अगर वो डच बोल रहा है तो डच पीपुल के लिए डच नेता को चुना जाएगा, फ्रेंच पीपुल के लिए फ्रेंच नेता को चुना, मतलब लैंग्वेज के बेस पे गवर्नमेंट बनाई जाती थी, जिसे बेल्जियम में
थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता था। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू। What do we learn from these two story? हमने देखा कि इन दो स्टोरी से हमने क्या सीखा है। इस दो स्टोरी से हमने सीखा कि श्रीलंका में तीन तरह के लोग रहते थे। पहले सिंघली पीपल रहते थे, दूसरे श्रीलंकन तमिल रहते थे और तीसरे जो तो इंडियन तमिल रहते थे। तो श्रीलंका में क्या था कि जिसकी मेजोरिटी थी, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा थी, पावर उसके हाथ में थी। वहीं पे हमने बेल्जियम की स्टोरी में देखा कि बेल्जियम में माइनॉरिटी और मेजोरिटी सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई और वहां पे तीन तरह की गवर्नमेंट बनाई गई। श्रीलंका में क्या था कि जो माइनॉरिटी थे उनके अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स हो चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज हो, दोनों को ही खत्म करने की कोशिश की गई और श्रीलंकन तमिल को वहां से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम में माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी, सेंट्रल में जिसकी संख्या कम थी उसे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई और स्टेट लेवल पे भी जिसकी संख्या कम थी उसे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट बोथ द लेवल, एट सेंट्रल लेवल एंड ऑल्सो एट स्टेट लेवल। And also in Belgium there are third type of government called language based government. It means a person who is belong from a special language community, then that person is elected by the people who use the special language. It means कि अगर कोई बेल्जियम में डच बोलता है तो उसका नेता थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट में डच से ही बिलोंग करेगा। अगर कोई फ्रेंच बोलता है तो फ्रेंच से ही बिलोंग करेगा। अगर कोई जर्मन लैंग्वेज यूज करता है तो जर्मन से ही बिलोंग करेगा। इट मीन्स थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज टोटली बेस्ड ऑन लैंग्वेज। इट मीन्स बेल्जियम में जो था वो मॉडल पूरी दुनिया को पसंद है और श्रीलंकन मॉडल सबको पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि श्रीलंका में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा देखने को मिली, बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम में क्या था, हमारे इंडिया की तरह इक्वालिटी। हमारे यहाँ एक मुस्लिम भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है हिंदू के अलावा। ऐसा नहीं कि उसकी माइनॉरिटी तो वो नहीं बन सकता। हालांकि हम लोग मुस्लिम को माइनॉरिटी नहीं मान सकते क्योंकि उनकी जनसंख्या इस समय 25 से 30 करोड़ के आसपास है। तो 25 से 30 करोड़ तो देश की जनसंख्या होती है, तो फिर हम उनको माइनॉरिटी में नहीं रख सकते। हालांकि बुद्ध, पारसी, यहूदी, ये सब जो धर्म के लोग हैं इन्हें हम माइनॉरिटी कह सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे करके है, तो ये माइनॉरिटी में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायर, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्या क्या होना चाहिए। तो पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। लेट अस लुक सम ऑफ द मोस्ट कॉमन। फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर जो है वो अलग अलग तरह की ऑर्गन गवर्नमेंट के फॉर्म में शेयर किया जाना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अलग पावर होनी चाहिए। उसके बाद इसके नीचे आती है क्या, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इसके नीचे आती है क्या, पंचायत, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ये तो हमारे देश में जो है पावर को बांटा गया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन हैव डिफरेंट पावर। At central level, power have different. At state level, power have different, and at panchayat level, power have also different. It means the third type of government, three types of government have three types of power. Central government के पास कुछ और काम है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ और काम है, और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के पास कुछ और काम है। इट मीन्स जो है पावर है जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट में होनी चाहिए। सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे देश में क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जुडिशरी, ये तीन तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम करती है। इसको हम इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। ओके, ये है हमारे। ओके, नाउ such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power। का मतलब
कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट जो है वो अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकती। ओके, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट आर डिफरेंट लेवल। हर एक तरह की लेवल की गवर्नमेंट को अलग अलग तरह की पावर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और जो पंचायत कर सकती है उसे ना तो स्टेट कर सकती है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पावर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड एवं डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर को जो है वो हमें सोशल ग्रुप में भी शेयर करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 है कि देयर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को भी कुछ पावर हमें देने चाहिए। हमारी कंट्री में बहुत सिंपल है पावर को समझना। कुछ काम जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है उसे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ काम जो है स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और कुछ काम जो पंचायत कर सकती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जैसे कि देश की जो सिक्योरिटी है, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो उसे सिर्फ और सिर्फ कौन संभालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालेगी। और हर स्टेट में जो पुलिस का काम है वो कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। पंचायत का काम क्या है कि लोकल लेवल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अब किसी भी गांव में कोई काम हो रहा है तो उसे डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर देखने नहीं आएगा, उसे कौन देखेगा? गांव में पंचायत देखेगी, और शहरों में जो उसे कौन देखेगा? म्यूनिसिपैलिटी देखेंगे, और बड़े शहर में जो होते हैं मेयर का इलेक्शन होता है वो लोग देखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर 1 की आप लोग समरी भी लिखेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरा क्लास आज फिनिश हुआ चैप्टर 1 का। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।